वीडियो में हमने पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में पढ़ा था और पौधे किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं इस बारे में हमने बताया था। अब आगे हम आपको बताए थे कि अगली वीडियो में हम पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना के बारे में बताएंगे, यानी पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उनके खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। देखिए हमने बताया था कि पौधों में जो रंध्र होते हैं यानी स्टोमेटा वह सेब के बीज के आकार के होते हैं। जब सूर्य की किरणें पत्तियों पर पड़ती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं और रंध्र के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश कर जाती है जो वहां पर उपस्थित जल के साथ क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं। अब आप देखेंगे ध्यान से कि रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं। देखिए रंध्रों में जो रंध्र होते हैं उनमें द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें रक्षक कोशिका कहते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं, ऐसे मान लीजिए पत्ती में रंध्र है, उसके बाद यहाँ पर रक्षक कोशिका है यानी द्वार कोशिका है। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो रक्षक कोशिकाएं द्वार यानी द्वार कोशिकाएं फैल जाती हैं और फिर रंध्र खुल जाते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित हो जाती है अंदर की। और अब देखिए केवल सूर्य का प्रकाश ही रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसमें एक आयन भी भाग लेता है जिसका नाम पोटेशियम आयन, यानी रंध्रों के खुलने और बंद होने में K+ आयन यानी पोटेशियम आयन भी भाग लेता है। अगर पौधे में पोटेशियम आयन की कमी है यानी K+ आयन नहीं है तो फिर पौधों में रक्षक कोशिकाएं यानी द्वार कोशिकाएं का क्रियान्वयन धीमी गति से होगा जिसके कारण रंध्र अच्छे से नहीं खुलेंगे और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में नहीं जाएगी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत धीमी गति से होगी और जिसके कारण पौधों में भोजन का निर्माण भी धीमी गति से ही होगा, जिसके फलस्वरूप पौधों में हरिमीनता यानी कि जिसे कहते हैं कि पौधों का भोजन के अभाव में मुरझा जाना, ऐसी प्रक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ता है यहाँ पर रंध्रों में तो फिर रक्षक कोशिकाएं फैल जाती हैं और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश कर जाती है। उसके पश्चात बाद में सूर्य के प्रकाश के अभाव में रक्षक कोशिकाएं स्लथ की अवस्था में आ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और फिर रंध्र शाम के समय रात्रि होने पर बंद हो जाते हैं। इसी कारण से प्रकाश संश्लेषण क्रिया सदैव दिन में होती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह है कि पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा आयन भाग लेता है? पोटेशियम आयन भाग लेता है। और रंध्र कब खुलते हैं? दिन के समय खुलते हैं। और रंध्र किन कोशिकाओं के द्वारा खुलते हैं? तो आप बताएंगे रक्षक कोशिकाओं के द्वारा खुलते हैं। रक्षक कोशिकाएं जब आशून्य की अवस्था में हो जाती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं और जब रक्षक कोशिकाएं स्लथ की अवस्था में आ जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। दो अवस्थाएं देखेंगे, एक आशून्य की अवस्था और एक स्लथ की अवस्था। देखिए रक्षक कोशिकाओं के आशून्य की अवस्था में आने पर रंध्र खुल जाते हैं
क्योंकि आसुन की अवस्था में यहां पर रक्षक कोशिकाएं फैल जाती हैं और वापस रक्त की अवस्था में आने पर रक्षक कोशिकाएं पुनः बंद हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप रंध्र क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है और फिर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद हो जाती है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया सदैव दिन के समय ही होती है। अब देखिए रंध्रों के बारे में अगर हम बात करें, रंध्रों की उपयोगिता क्या है, यानी रंध्र की उपयोगिता क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोमेटा। तो रंध्र दो क्रियाओं में सहायक है, एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक। ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण तो आप जानते ही हैं। आगे के चैप्टर में वाष्पोत्सर्जन पढ़ना है, एक नजर डालेंगे फिर भी वाष्पोत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पौधों के वायवीय भागों से, पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प बन के उड़ जाना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वायवीय भाग कौन से होते हैं पौधों के, जो वे भाग जो सीधे एयर के कनेक्ट में होते हैं, जैसे तना है, पत्ती है, तो ये वायवीय भाग है। जड़ वायवीय भाग नहीं आता, जड़ मृदा के अंदर होता है। तो पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प बन के वातावरण में मुक्त हो जाना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया आवश्यक भी है पौधों के लिए, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा पौधे अपने शरीर में से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसलिए वाष्पोत्सर्जन जरूरी है, परंतु वाष्पोत्सर्जन एक बुराई भी है, क्योंकि इसके द्वारा पौधे जब तेज धूप में यानी उच्च तापमान में वाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिक कर देते हैं, जिसके कारण पौधों में जल की हानि हो जाती है और पौधों में जल की कमी हो जाती है। जैसे गर्मियों में आप देखेंगे, गर्मियों में जब तेज धूप होती है, वातावरण में काफी गर्मी होती है, सूर्य की तेज किरणें प्रकाश पड़ते हैं जब पत्तियों पर, तो तेजी से वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे पौधों में जल की भारी कमी हो जाती है। इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन एक बुराई भी है और इसमें एक अच्छाई यह है कि इसके द्वारा पौधे हानिकारक पदार्थों और जल को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। पौधों में ज्यादातर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया 80 से 90% तक वाष्पोत्सर्जन क्रिया पत्तियों के द्वारा ही होती है। केवल कुछ वाष्पोत्सर्जन की कुछ मात्रा तनों के द्वारा होती है। यहाँ पर आपने पढ़ लिया कि पौधे, हरे पौधे किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं, ये स्वपोषी में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छोटे जीवों में किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया होती है। तो आपके सिलेबस में एक जीव के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, अमीबा के बारे में आप जानते हैं। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का जीव है। यह इतना छोटा है कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी है। इसके बारे में आप 9th में ये भी पढ़े हैं कि इसका आकृति और आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि इसमें स्यूडोपोडिया यानी कूट पाद पाए जाते
इसी वजह से इनका आकृति और आकार अनिश्चित होता है। इसमें एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अलावा जीवद्रव्य होता है और इसमें खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं यानी वैक्यूल्स होते हैं। ऐसे ऐसे छोटी छोटी खाद्य रिक्तिकाएं। अब देखिए अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है, इस विधि को आपको पढ़ना है आपके एनसीईआरटी बेस में सिलेबस है। अब देखिए अमीबा एक जलीय प्राणी है। अब जलीय है तो ये जल में ही रहता है और जल में ही तैरता है। इसमें पैर होते हैं जिसे कूटपाद कहते हैं, शरीर से निकले हुए होते हैं और ये हमेशा नहीं निकले हुए होते हैं। आवश्यकता अनुसार अमीबा इन्हें फैला सकता है और आवश्यकता अनुसार अमीबा इन्हें सिकोड़ सकता है, इसीलिए इसे कूटपाद कहते हैं और इसी कारण से इसका आकृति और आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि जब यह फैला लेता है इन पैरों को तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाती है। अगर यह अपने पैरों को सिकोड़ लेता है तो आप देखेंगे यही अमीबा इस प्रकार से हो जाता है। अब इसने अपने पैरों को सिकोड़ लिया, यही अमीबा है जो इस प्रकार से हो जाता है और जब अपने पैरों को फैला लेता है तो इस प्रकार से हो जाता है, इसीलिए इसका आकार एवं आकृति अनिश्चित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों बात आप देख सकते हैं कि स्यूडोपोडिया जो कूटपाद है यह हमेशा फैलाता और सिकोड़ता रहता है। फैल गया तो इसका आकार बढ़ गया और सिकोड़ दिया तो इसका आकार घट गया। अब देखिए यह भोजन कैसे प्राप्त करता है। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, ध्यान से देखेंगे आप। अमीबा एक जलीय प्राणी है अर्थात जल में रहता है, तो जाहिर सी बात है जल में पाए जाने वाले अपने से छोटे सूक्ष्म जीवों को जैसे बैक्टीरिया आदि को पकड़ करके अपना भोजन बनाता है। अब देखिए यह जब जल में तैरता है तो अपने पैरों को फैला लेता है, क्योंकि इसके जो कूटपाद हैं यह जल में तैरने के लिए सहायता करते हैं और भोजन को पकड़ने के लिए सहायता करते हैं, यानी शिकार भी। ये जो कूटपाद देख रहे हैं आप यह शिकार के लिए है और इसको गति यानी गमन करने के लिए है, चलने के लिए। तो अमीबा जब गति करता है तब इस पैरों को फैला लेता है और शिकार करता है तब भी फैला लेता है। जब कोई भी सूक्ष्म जीव इसके समीप आता है तो यह अपने कूटपादों की सहायता से उसे पकड़ लेता है, उसे पकड़ लेता है। और हम दूसरे चित्र में आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे इसको पकड़ लेता है, सूक्ष्म जीव को पकड़ लेता है। अब सूक्ष्म जीव को अपने कूटपादों की सहायता से पकड़ लेता है, फिर अंतर ग्रहण कर लेता है, अंतर ग्रहण कर लेता है। उसके बाद एक सूक्ष्म जीव यानी एक भोजन जाता है इसकी रिक्तिकाओं में और वहां पर इसका पाचन हो जाता है और शेष अपचित पाचन होने के बाद अवशोषण भी इसी में कर दिया जाता है। इसी खाद्य रिक्तिका में, इसी खाद्य रिक्तिका में पाचन और अवशोषण दोनों हो जाता है इसका, और उसके बाद शेष बचा हुआ भोजन कोशिका, शेष बचा हुआ भोजन झिल्ली के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा अपशिष्ट भोजन को ये बाहर निकाल लेता है, यानी अपशिष्ट भोजन को ये बाहर निकालता है कोशिका झिल्ली द्वारा। और यहाँ पर खाद्य रिक्तिका में उस भोजन का पाचन एवं अवशोषण हो जाता है और भोजन पचने के बाद संपूर्ण अमीबा के जीव द्रव्य में फैल जाता है। ये जो जीव द्रव्य है इसी में फैल जाता है पूरा का पूरा। तो आपने अमीबा के पोषण में क्या सीखा? अमीबा के पोषण में आपने ये जाना कि अमीबा एक जलीय प्राणी है जो जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है और यह अपने कूटपादों की सहायता
खाद्य रिक्तिकाओं में भोजन जाता है। जैसे भोजन कहाँ आ गया, खाद्य रिक्तिका में आ गया। इसी खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। पाचन एवं अवशोषण होने के बाद भोजन पचने के बाद इसके जीव द्रव्य में जा करके पूरी तरह से विसर्जित हो जाता है, यानी फैल जाता है। अवशेष अपचित और अपशिष्ट भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह है अमीबा में पोषण का आपने पूरा वीडियो देखा। अब आगे आपको कल मनुष्य में पोषण शुरू किया जाएगा। थैंक यू।